नमस्कार सबको। आज बच्चों हमारा विषय है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। अभी तक हमने प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है इसका विस्तार से अध्ययन कर लिया है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या अंतर है ये भी हमने कर लिया है और इसके स्रोतों के बारे में हमने विस्तार से जान लिया है। अब हम मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में जानेंगे कि प्राइमरी डाटा को कैसे संकलित करते हैं, उनकी विधियों का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। प्राइमरी डाटा को की विधियां निम्नलिखित हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है। पहली विधि है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरी विधि है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशंस मीन्स अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। और तीसरी विधि है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट्स। तो इसमें हम स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति कहते हैं। और चौथा है हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। और चौथे मेथड को हम प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना प्राप्ति। इसमें दो विधियां आती हैं, डाक प्रश्नावली जिसको मेलिंग मेथड बोलते हैं, और दूसरा एनुमरेटर मेथड्स, इसको गणक विधि कहते हैं। तो अब हम पहले विधि जिसको कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड भी कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान वह विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचनाओं की स्वयं सूचना प्राप्त करता है और आंकड़े इकट्ठा करता है। तो जैसे कि मैंने इंग्लिश में लिखा है, एज द नेम सुजेस्ट द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन पर्सनली फ्रॉम द सोर्सेज कंसर्न। तो इसके लिए जो भी अनुसंधान करता है या गणक है उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और टैक्टफुल होना चाहिए। और इसके साथ साथ उसको वहाँ के रीति रिवाज, ट्रेडिशंस और परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो आंकड़े इकट्ठा कर सके। तो यहाँ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से यह क्लियर हो गया। इसमें अनुसंधान क्षेत्र में स्वयं अनुसंधानकर्ता को जाना पड़ता है और प्रत्यक्ष रूप से सूचना इकट्ठी करनी पड़ती है। इसके लिए हमने जो लिखा है, ऑनेस्ट, courteous, polite, tactful, and as well as he well known local conditions, customs and traditions। बोलने का मतलब ये है कि जो भी अनुसंधान करता है वो उस क्षेत्र के रीति रिवाजों को जानता हो, परंपराओं को जानता हो, ताकि वो उनसे अच्छी तरह से कांटेक्ट करके उनसे सूचना प्राप्ति कर सके। अब नेक्स्ट विषय हमारा आता है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो विधि है, ये विधि
किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है या कहाँ ये विधि उपयोगी हो सकती है। यह विधि उस क्षेत्र के लिए उपयोगी है जहाँ एरिया सीमित हो, लिमिटेड एरिया के लिए। दूसरा, कि आंकड़ों की मौलिकता की अधिक आवश्यकता ना हो। यहाँ जैसे लिखा है मैंने, ओरिजिनलिटी मच नीडेड, मौलिकता की अधिक आवश्यकता हो। तीसरा, कि आंकड़ों को गुप्त रखना हो। जहाँ भी आंकड़ों को गुप्त रखने की बात आती है, सीक्रेसी की, तो यह विधि बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। चौथा, एक्यूरेसी, जहाँ आंकड़ों की शुद्धता की आवश्यकता हो तो वहाँ ये विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसी तरह से जहाँ सूचकों के पास, जो सूचना देने वाले हैं, उनसे प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आवश्यक हो, अर्थात उस क्षेत्र में स्वयं जाना आवश्यक हो, तो उस क्षेत्र के लिए यह विधि बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। इसके बाद इस विधि के गुण और प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के गुण निम्नलिखित हैं। पहला इसका गुण या मेरिट्स है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मीन्स मौलिकता। जहाँ आंकड़ों की मौलिकता की अधिक आवश्यकता हो, वहाँ ये विधि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसी तरह से दूसरा, जब शुद्धता, दूसरा पॉइंट है शुद्धता, जहाँ आंकड़ों की शुद्धता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, उस क्षेत्र के लिए यह विधि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तीसरा, रिलायबल या विश्वसनीयता, जब हमें आंकड़े बहुत ही अधिक विश्वसनीय चाहिए होते हैं, तो उस क्षेत्र के लिए यह विधि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चौथा है रिलेटेड इंफॉर्मेशन, संबंधित सूचना। इस विधि के माध्यम से कई बार हम जिस घटना से संबंधित आंकड़े इकट्ठा कर रहे होते हैं, उससे संबंधित सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे भारत की जनगणना का उदाहरण लेते हैं। बेसिक काम वहाँ भारत के लोगों की जनगणना करना होता है, लेकिन जनगणना के अतिरिक्त हम कई प्रकार की और जानकारी भी प्राप्त करते हैं। जैसे जनसंख्या में कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़, कितनों के पास घर है, कितनों के पास नहीं। तो इसके लिए यह विधि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। पांचवा, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी के लिए यह विधि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, एक रूपता के लिए। क्योंकि अनुसंधानकर्ता जब स्वयं जाके अनुसंधान क्षेत्र में सूचनाएं एकत्रित करता है, तो इसमें एक रूपता पाई जाती है आंकड़ों में, क्योंकि आंकड़ों को इकट्ठा करने वाला एक ही होता है। छठा, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये है कि लोचशीलता, और लोचशीलता का मतलब ये होता है कि आंकड़ों में अनुसंधानकर्ता स्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो ये इस विधि के गुण हैं। इसके बाद हम इसके अवगुणों को जानेंगे। तो इसके अवगुण, और पहला अवगुण है इसका डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया, कि विस्तृत क्षेत्र के लिए या बड़े क्षेत्र के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। जहाँ एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, उस जगह इस विधि का प्रयोग करना
मुश्किल होगा। दूसरा, पर्सनल वॉइस, पक्षपातपूर्ण होना, जैसे कि जो भी अनुसंधानकर्ता अगर स्वयं पक्षपाती होगा, या उसके साथ हो सकता है कि अ, जिन्स के संबंध में वो सूचनाएं एकत्रित कर रहा है, अगर उसके साथ उसके मधुर संबंध ना हो तो उसके संबंध में वो सूचना गलत दे सकता है। तीसरा, कॉस्टली, यह विधि बहुत ही अधिक खर्चीली विधि है। और चौथा, लिमिटेड कवरेज। तीसरा, जैसे कॉस्टली मैंने बताया, तो कॉस्टली में जैसे कि अनुसंधानकर्ता को इसमें श्रम बहुत ज़्यादा लगता है, इसी तरह से समय बहुत ज़्यादा लगता है, और इसी तरह से उसको बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ती है। और चौथा है लिमिटेड कवरेज, कि यह थोड़े ही एरिया को कवर कर पाता है, सीमित क्षेत्र को ही कवर कर पाता है। अगली विधि है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसको अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है, इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्टेड ओरली थ्रू इनडायरेक्ट सोर्सेज, कि जो आंकड़े होते हैं वो मौखिक तौर पर जो सूचनाएं हैं वो उस घटना से संबंध रखने वाले अन्य व्यक्तियों से ली जाती है, ना कि डायरेक्ट सूचकों से। जैसे मान लो कि किसी पंचायत में हम लोगों ने सब घरों के काउंटिंग करनी है या कुछ भी हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम डायरेक्ट सबके घरों में न जाकर पंचायत में जाते हैं, और पंचायत में हम सेक्रेटरी के माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं, या प्रधान या वार्ड मेंबर से। तो उसको हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अब आता है कि यह विधि कहाँ सुटेबल है। तो सुटेबिलिटी, उपयुक्तता इस विधि की वहाँ है, सबसे पहला है वाइड एरियाज, जहाँ क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। ये जैसे जो दूसरी विधि थी हमारी, ये उसके उलट है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होगा, जहाँ जाना संभव ना हो, तो उस केस के लिए यह विधि अति उपयुक्त होती है। इसी तरह से दूसरा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नॉट पॉसिबल। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने, या हम जहाँ हमने सूचना इकट्ठा करनी है, उन लोगों से संपर्क कर पाना मुश्किल हो, तो उस केस के लिए यह विधि अब बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। तीसरा, इग्नोरेंस और इलिटरेसी। अगर सूचक जिनसे हमने सूचना प्राप्त करनी है वो या तो अनपढ़ हैं, या तो उनमें अज्ञानता है बहुत ज़्यादा, वो अपना जवाब ना दे पाए खुद, तो उनसे संबंधित व्यक्ति से हम सूचना उनकी प्राप्त करते हैं। उस व्यक्ति को हम साक्षी भी कहते हैं, विटनेस। चौथा, कॉम्प्लेक्स डेटा। कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब कि जटिल आंकड़े हों। जब आंकड़े जटिल हों बहुत ही ज़्यादा, तो उस केस के लिए यह विधि अति उपयुक्त है।
अब आते हैं इस विधि की मेरिट्स। तो इसकी सबसे पहली मेरिट ये है कि वाइड कवरेज, ये विस्तृत कवरेज करता है। यह विस्तृत क्षेत्र के लिए यह विधि बहुत ही अधिक उपयोगी है, क्योंकि यहाँ हमने सूचकों से डायरेक्ट ना लेके हमने विटनेस से लेनी है। तो इसलिए इस विधि के माध्यम से हम विस्तृत या वाइड कवरेज कर सकते हैं। दूसरा है लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव का मतलब कम खर्चीली। यह विधि बहुत ही कम खर्चीली है, क्योंकि यहाँ हमें गणकों की कम आवश्यकता पड़ती है और इसमें श्रम, धन और समय की बचत होती है। तीसरा पॉइंट, एक्सपर्ट ओपिनियन, विशेषज्ञों की राय। कई बार हमने किसी घटना से संबंधित जब सूचना इकट्ठा करनी होती है तो उसके लिए हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। जब हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है तो उसके लिए यह विधि बहुत ही अधिक उपयोगी है। चौथा, फ्री फ्रॉम वॉइस, और वॉइस मतलब पक्षपात रहित। यहाँ व्यक्तिगत पक्षपात नहीं हो पाता है, क्योंकि सूचना हम साक्षी के माध्यम से करते हैं और व्यक्तिगत संबंध यहाँ स्थापित सूचकों के साथ नहीं हो पाता। इसलिए ये इस विधि की एक महत्वपूर्ण गुण है। पांचवा है सिंपल। यह विधि सरल है, क्योंकि आंकड़े यहाँ हम लोग सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। हमें ज़्यादा श्रम, धन या समय का बचत हो जाती है और हम सिंपली आंकड़े या सरलता से आंकड़े इकट्ठा कर लेते हैं। अब इसके अवगुण, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के डिमेरिट्स। तो पहला है लेस एक्यूरेट या एक्यूरेसी। तो इस विधि के माध्यम से आंकड़े कम शुद्ध होते हैं, कारण कि हमने सूचना उन व्यक्तियों से ना लेकर दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से इकट्ठा की होती है। हो सकता है कि वो लापरवाही के कारण सूचना गलत प्रदान कर दें, या उनको आइडिया ना होके या आइडिया से ही वो अपना मत दे दें उस घटना से संबंधित। दूसरा, पक्षपात। अब पक्षपात यहाँ विटनेस के तौर पर है, जैसे कि हम लोगों ने सूचना साक्षी के माध्यम से इकट्ठा करनी होती है, जो उन सूचकों को जानता होता है। अगर मान लो कि जो साक्षी है, ये विटनेस है, जो हमें आंकड़े प्रदान कर रहा है, अगर उनका सूचकों के साथ संबंध ठीक ना हुआ तो वो उनके संबंध में गलत आंकड़े दे सकता है। तीसरा जो इसका डिमेरिट है, रॉन्ग कंक्लूजन, गलत निष्कर्ष। इस विधि के माध्यम से गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं, क्योंकि कई बार सूचनाएं ज़्यादातर गलत प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूचना सूचकों से डायरेक्ट ना प्राप्त करके हम लोग इनडायरेक्ट प्राप्त करते हैं और उसमें गलती की संभावना अत्यधिक पाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में क्या अंतर है, मैंने पॉइंट्स के तौर पर यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया है।
कि क्या अंतर है। पहला, जैसे कि परिभाषा दोनों की बताती है कि हम लोग जब भी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन विधि के माध्यम से, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के माध्यम से जब सूचना प्राप्त करते हैं तो हमें सूचकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना पड़ता है। डायरेक्ट रिलेशन हमें स्थापित करना पड़ता है, जबकि ये पहला है। इसी तरह से दूसरा, जब हमने अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का प्रयोग करना होता है तो हमें सूचकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात हम ओरल रूप में मौखिक तौर पर साक्षी के माध्यम से सूचना प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर हम सूचना प्राप्त करते हैं। दूसरा जो अंतर है वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में लिमिटेड एरिया में ये विधि प्रयोग की जाती है। यह विधि ज़्यादातर वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ क्षेत्र छोटा हो और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि ज़्यादातर व्यापक क्षेत्र के लिए प्रयोग की जाती है जहाँ जाना संभव ना हो। इसी तरह से तीसरा अंतर इसमें ये है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत मौखिक अनुसंधान में हमें भाषा का ज्ञान, रीति रिवाजों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हमने अनुसंधान क्षेत्र में जाकर स्वयं सूचना इकट्ठा करनी होती है। और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में हमें भाषा और रीति रिवाजों का ज्ञान होना कोई आवश्यक नहीं है। तो इट मीन्स नॉट नेसेसरी। लैंग्वेज एंड कस्टम्स होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं। चौथा जो मेन अंतर है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि बहुत ही अधिक खर्चीली है। ये इसमें इकोनॉमी कम पाई जाती है, अर्थात कॉस्टली है, लागत इसमें अधिक आती है, श्रम धन सबकी। और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यह विधि कम खर्चीली है, श्रम धन समय कम लगता है। तो इसी के साथ आज का विषय मेरा समाप्त होता है। आप लोगों ने इन प्रश्नों को ढंग से कर लेना है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या होता है, प्रश्न जैसे इसका ये बना, इसी तरह से इस विधि की उपयुक्तता क्या है, अलग प्रश्न बन जाता है। इसी तरह से इस विधि के गुण क्या हैं और अवगुण क्या हैं। इसी तरह से जो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि है, इस विधि की परिभाषा, इस विधि की उपयुक्तता और इस विधि के गुण और इस विधि के अवगुण, और अवगुण के बाद जो लास्ट हमारा कि इन दोनों में अंतर, इन दोनों विधियों में क्या अंतर है। तो आप लोगों ने बड़े ढंग से ये कर लेना है।